स्टार्ट करते हैं हमारा द हिंदू का डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस। आज 8 जनवरी 2022 है। हम लोग पहले कल के टॉपिक्स का रिवीजन करेंगे, फिर कुछ वन लाइनर करंट अफेयर्स, कुछ मेजर हाइलाइट्स, कुछ न्यूज़ को डिटेल में करना है, कुछ की सिर्फ एग्जांपल्स मतलब हेडलाइंस एग्जांपल्स के तौर पर होती हैं। उसके बाद बिल्कुल लास्ट में हम लोग अपना एथिक्स का जो डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है उसमें आज हम लोग केस स्टडीज स्टार्ट करेंगे। कल तक हम लोगों ने जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर लिए। आज से हमारे पास 6 केस स्टडीज़ हैं, उसमें से डेली 2-2 करके हम लोग 3 दिन में ख़त्म कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब कल वाले हमारे टॉपिक्स का एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं। अच्छा, कल की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट नहीं की थी, वो समहाउ मिस हो गई थी मुझसे। मैं वो आज ही पोस्ट कर दूंगा जैसे ही वीडियो का लिंक आएगा। तो पहले हम लोगों ने रबर प्लांटेशंस की बात की रही थी कि त्रिपुरा के अंदर जो रबर प्लांटेशंस लगाई जा रही उसके कारण वहाँ के जो प्राइमेट्स वगैरह थे ना उनको प्रॉब्लम हो रही थी। 50 सेंट्रली जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स थे वो राइट नाउ मिसिंग है। ये एक कैग की रिपोर्ट में पहले भी मेंशन किया गया था एक बार 2013 में भी, और अभी भी इस पर एक अपडेट आया था। देन प्रधानमंत्री जी ने रिसेंटली एक ऑल इंडिया वाटर्स मीट में पार्टिसिपेट किया था। तो हमारा जो प्लान है इंडिया का 2047 का, उसको लेकर के इस तरह की पहली एक मीट ऑर्गेनाइज की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। गूगल के अगेंस्ट में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2 ऑर्डर्स पास किए थे। बेसिकली जब किसी मार्केट में आप डोमिनेट करना स्टार्ट करते तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया उस पर थोड़ी सी नज़र रखता है। तो इसमें हमारा जो कंपटीशन कमीशन का एक्ट है 2002 का वो यूज़फुल होता है। पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर थे उनके घर के पास एक अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस मिला था, यानी कि कह सकते हो कि बॉम्ब था जो कभी प्लेस किया गया हो लेकिन वो फटा नहीं था। तो ऐसे बहुत बार मिलते रहते हैं। इवन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी यूरोप में बहुत जगह ऐसा पाया गया था। आज भी कभी कभी ऐसे निकल आते हैं, काफ़ी डेंजरस होता है। तो इसको मिलिट्री के जो मतलब एम्यूनिशन का जो डिपार्टमेंट होता है उनको कॉन्टैक्ट किया जाता है, वो लोग इसको सेफली ले जाते हैं। तो रिसेंटली पता चला था कि एक जीन डिस्कवरी में कि मैन जो है ना उनमें जो एक्स और वाई की जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें वाई क्रोमोसोम जो हो रहा है ना वो धीरे धीरे लूज़ हो रहा है। तो ऐसा पता चल रहा है कि अराउंड 11 मिलियन ईयर्स तक ये एकदम ख़त्म हो जाएगा। तो अगर हमारे पास कोई नया जीन इवॉल्व नहीं होता है तो ह्यूमन पॉपुलेशन 11 मिलियन ईयर्स में बिकॉज ऑफ दिस रीज़न एकदम एक्सटिंक्ट हो जाएगी। देन हम लोगों ने बात की थी सेम सेक्स मैरिज एक्ट को लेकर के कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ना सेम सेक्स मैरिज के जो भी इश्यूज़ थे ना उन सबको अपने पास कंसिडर कर लिया है, ट्रांसफ़र कर लिया है। तो उसमें कोशिश ये की जा रही है कि क्या हम लोग ये जो LGBTQ कम्युनिटी का जो इशू होता है कि हम लोग इसको स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर कंसिडर कर सकते हैं क्या 1954 वाले में, क्योंकि हिंदूज़ के लिए एक्ट है, मुस्लिम्स के लिए एक्ट है, और बाकी जो इंटर रिलीजियस इंटर कास्ट वगैरह होते हैं उनके लिए स्पेशल मैरिज है। तो अभी यही चेक किया जाएगा, उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट आता है देखते हैं। रिसेंटली कल ही की बात है कि बिहार में कास्ट बेस्ड सेंसस स्टार्ट हो गया था। इससे पहले 2011 में किया गया था कास्ट बेस्ड सेंसस पहली बार। एंड इसमें जनरली हम लोगों को पता चलता है कि किसी फैमिली के अंदर भी किस तरह की कास्ट वगैरह का यूज़ किया जा रहा है। गवर्नमेंट के पास जो 2011 का डेटा था ना उसमें पिछले वाले में काफ़ी कुछ रिवील नहीं किया था। नॉर्मल जो हमारा सेंसस होता है उसमें पॉपुलेशन का काउंट वगैरह होता है, लेकिन जो हमारा कास्ट वाला होता है ना उसमें कास्ट बेसिक डिटेल पता की जाती हैं। और काइंड ऑफ इस लाइक कि आपका एजुकेशन का डेटा तो हो गया जैसे वो चला जाएगा आपकी सेंसस में, बट आप किस कास्ट को बिलोंग करते हैं, आपको रिजर्वेशन वगैरह मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, ऐसी चीज़ों का डेटा जाता है आपका कास्ट बेस्ड सेंसस में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर रही थी, इसलिए बिहार ने कहा कि हम लोग अपना खुद ही करेंगे। देन रिसेंटली जो कॉलेजियम सिस्टम था उसको लेकर के जो हमारे अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने कहा था कि ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट आपका जो कॉलेजियम सिस्टम की जो रिकमेंडेशन है उसकी अपॉइंटमेंट टाइमली करेगी। देन वी टॉक्ड अबाउट दिस कि इसमें 3 जजेस के केसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, किस तरीके से हमारे चीफ जस्टिस का, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का अपॉइंटमेंट वगैरह किया जाता है। RBI ने 2 ग्रीन बॉन्ड्स इशू किए थे, इसका एक फ्रेमवर्क लाया गया था। सॉवरेन मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं, ग्रीन बॉन्ड मतलब उस प्रोजेक्ट के लिए पैसा उठाया जाएगा, वो प्रोजेक्ट में मतलब जो भी पैसा होगा वो किसी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए वो पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने इशू किया था फर्स्ट टाइम ये। बस कल के टॉपिक थोड़े कम ही थे, जल्दी हो गया रिवीजन। बाकी हम लोगों ने फिर एथिक्स का भी किया था। चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट 8 जनवरी के हमारे वन लाइनर करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। तो रिसेंटली पता चला था कि NSO ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की थी जो आता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंडर कि हमारी जो GDP की ग्रोथ होगी ना वो 7% तक होने वाली है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2000 मतलब हुई थी 2022 एंड 23 तक। तो ये ना फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स थे। ये जो कॉन्सेप्ट है ना FAE का, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट का, 2016-17 में इंट्रोड्यूस किया गया था। बेसिकली हमारा एक इसमें एस्टिमेट लगाया जाता है कि हाउ द GDP इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो इन दैट फाइनेंशियल ईयर। तो ये एडवांस में एक एस्टिमेट किया जाता है ना। तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है विच इज़ फ्रॉम अप्रैल टू मार्च, जब वो खत्म हो रहा होता है ना उससे पहले हम लोगों को एक पब्लिकेशन करना पड़ता है। इससे फ़ायदा ये लग जाता है कि GDP के एस्टिमेट मिल जाते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री को नेक्स्ट ईयर के बजट एलोकेशन को एड्रेस करने के लिए। रिसेंटली हमारे जो इंडियन टेलीग्राफ के इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी रूल्स 2022 के उनको फॉर्मुलेट किया गया था। तो गवर्नमेंट ने ना एक पैन इंडिया टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क एस्टेब्लिश करने की बात की थी।
तो उसमें बहुत सारी चीज़ें पता चली थी कि एक्चुअली क्या हो रहा होता है ना, हमारे टेलीकॉम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, उसमें नुकसान बहुत हो रहा होता है। तो उसमें अगर हम लोग देखते हैं ना, सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर के अंदर ही हमारा इकोनॉमिक लॉस जो होता है ना, हर साल 3,000 करोड़ का जाता है। तो उस तरह की चीज़ों को एड्रेस करने के लिए ना, हमारे बहुत सारे अनवांटेड कट्स लगते हैं, वेस्टफुल कॉस्ट लग रही होती है। उन सबको एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने ये इनके इंफ्रास्ट्रक्चर की सेफ्टी के रूल्स अभी राइट नाउ इस्टेब्लिश किए थे। पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रेफरेंस टू मेक इन इंडिया ऑर्डर 2017। अब प्रोक्योरमेंट मतलब जब जैसे पब्लिक प्रोक्योरमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी सामान खरीदती है ना, चाहे अपना लॉजिस्टिक्स हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ हो गया या फिर मिलिट्री का भी कुछ हो गया, ये सब प्रोक्योरमेंट कहलाता है। तो अभी जो ऑर्डर है ना, उसके अकॉर्डिंगली ऐसे सभी प्रोक्योरमेंट के अंदर ना इंडिया का जो लोकल कंटेंट होना चाहिए वो कम से कम 50% होना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारे जो डोमेस्टिक मार्केट की वैल्यू है ना, उसकी इंपॉर्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि ऐसे बहुत सारे डजन्स ऑफ रेस्ट्रिक्टिव और डिस्क्रिमिनेशन कंडीशंस जो थे ना, उनके ऊपर उन्होंने बात की थी कि ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हैं। तो उन्होंने इस टेंडर की कंडीशंस को ना पब्लिक प्रोक्योरमेंट के बिल्स के अंदर थोड़ा सा ट्वीक भी किया था, ताकि जो लोकल सप्लायर होते हैं उसी के इंटरेस्ट को मेंटेन किया जा सके। वर्ल्ड की एक रिपोर्ट आई थी कि इसको रिलीज़ किया था ILO के द्वारा। तो उन्होंने कहा था कि शॉर्ट टाइम वर्क और जो वर्क शेयरिंग मेजर्स है ना, इनके कारण बहुत सारा काम का जो वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है। और कोविड टाइम के अंदर ना बहुत सारी जॉब सेव भी की गई थी। कुछ फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स होते हैं, उसके कारण इंडिविजुअल्स और कंपनीज जो होती है ना, वो कलेक्टिवली अपने वर्क आवर्स को रिड्यूस कर सकते हैं। तो वर्किंग टाइम और वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर के रिपोर्ट आई थी। ये इंपॉर्टेंट आपके GS1 में होगा, अगर आप लोगों को पता होगा। तो ह्यूमन इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक होता है ना, वहाँ पर ये वर्क फ्रॉम होम वगैरह जैसे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। और इस पर मेंस में क्वेश्चन 2 बार आ चुका है अभी तक। UAPA एक्ट के बारे में आप लोगों को पता होगा। UAPA का जो एक्ट होता है ना, गवर्नमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो भी इसका कोई अनलॉफुल एसोसिएशन होता है या फिर कोई ऐसा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह भी होती है ना, उनको डिक्लेयर कर सकती है कि ये टेररिज्म से कनेक्टेड है कैसे। तो इंडियंस भी हो या फिर फॉरेन नेशनल्स भी हो सकता है, उनके ऊपर चार्ज लगाया जा सकता है। कौन डिक्लेयर करता है इसमें, बेसिकली कन्फर्मेशन कौन देता है कि उन पर बैन लगाना है? एक हाई कोर्ट के जज होते हैं, उसमें ट्रिब्यूनल होता है, उनकी तरफ से कन्फर्मेशन दिया जाता है। तो जो भी एविडेंस वगैरह होता है उसका डिटेल में एनालिसिस करते हैं। रिसेंटली क्या हुआ है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ना एक ग्रुप है जिसका नाम है PAFF, पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, इसको UAPA के अंडर उन्होंने बैन कर दिया है। मोइरांग और सांगकोल कागजेई जो हैं, तो हमारे जो होम मिनिस्टर और जो कोऑपरेशन मिनिस्टर है, उन्होंने रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे मणिपुर के मोइरांग में। तो एक 165 फीट का एक बहुत ही बड़ा ट्राई कलर यानी कि हमारा जो तिरंगा है, उसको रिसेंटली वहाँ पर अनवील किया गया था। एंड वहाँ पर आज़ाद हिंद फौज के ना हेडक्वार्टर्स थे मोइरांग के अंदर। तो ये नॉर्थ ईस्ट रीजन का टॉलेस्ट और नेशनल फ्लैग है। अच्छा, ये टॉलेस्ट नेशनल फ्लैग याद मत करना कहाँ पर है, ये चेंज होता रहता है। ये आपको 165 का दिख रहा है ना, ये हो सकता है अगले 2 महीने के अंदर कोई और इससे 175 का आ जाएगा। तो इट कीप्स चेंजिंग। मतलब इंडिया में भी कह सकते हो इंटरनल एक कॉम्पिटिशन है, ये हम सबसे ऊंचा तिरंगा लगाएंगे, हम लगाएंगे इस तरीके से। इस जगह की इंपॉर्टेंस क्या है, जब हमारा वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था तो इंडियन नेशनल आर्मी जो थी उस टाइम पर मोइरांग को हेडक्वार्टर बनाया गया था और 1944 में यहाँ पर तिरंगा भी फहराया गया था। उसके अलावा कल्चर की बात करते हैं तो यहाँ पर एक फेस्टिवल होता है एंड उसमें जो खम्बा थोबी डांस है उसका ओरिजिन भी यहीं पर हुआ था। ये चीज़ें थोड़ी सी पूछ ली जाती हैं एग्जाम में आपसे पहले। इसके अलावा सेंद्रा आइलैंड है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी है, यहाँ पर लोकतक लेक भी है। ये तो केबुल लामजाओ और ये लोकतक लेक तो आपके एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। सगोल कागजेई जो है, हमारे होम मिनिस्टर ने कुछ 122 फीट की एक स्टैचू जी थी मणिपुर में, वो भी अनवील की थी, जो कि सगोल कांगजे जो है प्लेयर थे उनके बारे में। तो जो मॉडर्न में जो पोलो है ना, पोलो खेलता है ना वो मतलब क्या कहते हैं उसको, घोड़े के ऊपर बैठ करके एक तरीके से हॉकी टाइप का खेला जाता है। तो कहते हैं कि उसका ओरिजिन जो था वो सगोल कांगजे से हुआ था और ये मणिपुर का एक इंडिजिनस स्पोर्ट है। इसमें 7 प्लेयर्स होते हैं। तो ये मणिपुर की जो पॉनीज होती है बेसिकली वही काइंड ऑफ कह सकते हो कि खच्चर या फिर घोड़े की कह सकते हो, उनके ऊपर बैठ करके। एंड जो बॉल होती है वो बैम्बू के रूट से बनाई जाती है। मणिपुर पॉनी जो है ये वहाँ की इंडिजिनस हॉर्स की ब्रीड्स है। इसके अलावा मारवाड़ी भी है, काठियावाड़ी है, झांसकरी है, स्पीति भी है। पर्पल फेस्ट ये गोवा के अंदर हुआ था रिसेंटली, फर्स्ट एवर पर्पल फेस्ट हुआ था। बेसिकली जो लोग डिसेबल्ड होते हैं ना उनके लिए। अब देखो आपका जो टॉपिक होता है ना डिसेबल्ड का, सोशल इश्यूज़ वाला, वहाँ पर आप ये यूज़ कर सकते हो कि गोवा का जो स्टेट कमीशन है रिसेंटली एक ऐसा फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज किया था, पर्पल फेस्ट। छोटा सा होता है, देखो अब ये जनरली आपको कहीं मिलेगा नहीं, है ना। हो सकता है कि विजन के जो मैगजीन आती है उसमें सोशल इश्यूज़ का जो टॉपिक होता है ना, वहाँ ये आपको मिलेगा न्यूज़ इन शॉर्ट में। बट ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये आपके एग्जाम के अंदर वैल्यू एडिशन कर देती हैं। तो जस्ट जहाँ पर भी आपके नोट्स हैं GS2 के सोशल इश्यूज़, उसमें छोटा सा लिख लो गोवा पर्पल फेस्ट फॉर द डिसेबल्स, बस इतना ही काफ़ी है। क्लाइमेट एटलस है ये, उससे पता चला था कि समर विंटर जो है इंडिया में दे आर गेटिंग वार्मर, और जो खरीफ का सीज़न होता है ना वहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलेगी। अब ये जो क्लाइमेट एटलस है ना, इसके अकॉर्डिंगली उन्होंने बताया था कि रेनफॉल जब होती है ना खरीफ सीज़न में, खरीफ सीज़न क्या होता है जून से अक्टूबर वाला, तो वहाँ पर रेनफॉल इंक्रीज़ होगी, ये स्टडी से पता चला था।
तो उसमें ना डिस्ट्रिक्ट लेवल का एनालिसिस किया गया है हमारे, और उसमें एक थिंक टैंक है बेसिकली, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी, सी स्टेप करके है। तो उन्होंने पता किया था कि फ्यूचर में क्लाइमेट में क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं। तो ये पता चला कि पिछले 30 सालों के अंदर ना हमारी जो गर्मियाँ भी हैं और जो हमारी सर्दियाँ भी, दे हैव बिकम वार्मर, और ऐसा लग रहा है कि आने वाले क्लाइमेट इम्पैक्ट के कारण ही फ्यूचर में और ज़्यादा वार्म हो जाएंगी। तो जो थिंक टैंक था, इन्होंने 723 डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह का एनालिसिस किया था, एंड उसमें पता चला था कि मोर देन 60% जो हमारा एग्रीकल्चर लैंड है ना वो रेन फेड है। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी मेंस की आंसर राइटिंग में बहुत इस्तेमाल की जाती है। और यहाँ पर 33% वर्ल्ड के मोस्ट पुअर और क्लाइमेट चेंज वाली चीज़ों को, मतलब फूड और न्यूट्रिशनल इनसिक्योरिटी के कारण जो भी इम्पैक्ट होता है ना, उसका 33% इम्पैक्ट यहाँ पर होता है। देन वी हैव दिस थिंग, इंडिया ने अपनी एक ऑल वुमेन टीम भेजी है फॉर द UN पीस कीपिंग मिशन इन सूडान। अब UN पीस कीपिंग मिशन जो होते हैं जनरली ये UNSC जो होता है ना उसके द्वारा सैंक्शन किए जाते हैं। तो इंडिया की एक ऑल वीमेन कंटिजेंट है, यानी कि इसमें जो भी पर्सनल्स हैं वो सारे के सारे वीमेन हैं। सूडान का अबेई रीजन है, ये पीस कीपिंग मिशंस के लिए वहाँ भेजा गया है, और ये लार्जेस्ट सिंगल यूनिट है हमारे फीमेल सोल्जर्स की इन UN मिशन सिंस 2007। आर्मी टीम है, उसमें 2 ऑफिसर्स वगैरह हैं और 25 अदर रैंक्स वाले भी हैं। तो ये था हमारा 8 जनवरी का वन लाइनर करंट अफेयर्स। अब हम लोग कुछ मेजर हाइलाइट्स वगैरह देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रूट्स कनेक्ट अ मेघालय विलेज। अब ये जो आपको इमेज दिखाई दे रही होगी ना, इसमें क्या होता है कि पेड़ों की जो जड़ें होती है ना उनसे इस तरीके से ब्रिज बना दिए जाते हैं। ये जो पर्सन आपको दिखाई दे रहा होगा एक ब्रिज पर खड़ा हुआ है, ये ह्यूमन मेड ब्रिज है। वैसे उसको भी ह्यूमन के द्वारा ही, मतलब उसकी मोल्डिंग ह्यूमन के द्वारा की जाती है, लेकिन पेड़ों की जड़ें इतनी मजबूत होती है ना। ये क्वेश्चन आपके पहले प्रीलिम्स में पहले पूछा जा चुका है, किस रीजन में पाया जाता है। तो ये रूट ब्रिजेस का जो कॉन्सेप्ट है आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए था। एंड कोई गवर्नमेंट का सपोर्ट वगैरह भी नहीं होता, ब्रिजेस वगैरह बनाने में बड़ा ही हेल्पफुल है, बट ये हर जगह नहीं किया जा सकता क्योंकि वो डिपेंड करता है ये जो ट्रीज़ होते हैं ना उनकी रूट्स वगैरह की स्ट्रेंथ के ऊपर। देन ये टॉपिक है हमारे जो होम मिनिस्ट्री, उन्होंने कुछ अगले 6 महीने की और एक्सटेंशन मांगा है सिटीजनशिप के एक्ट के रूल्स फ्रेम करने के लिए। तो ये 7th एक्सटेंशन था, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ये जो सिटीजनशिप का अमेंडमेंट एक्ट था ना, अभी करेंगे, मैं एक बार हाईलाइट्स दिखा रहा हूँ आपको। देन मूविंग अहेड, कास्ट बेस्ड सर्वे हम लोगों ने कल बात कर ली थी इसके ऊपर। ये पॉवर्टी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो होता है इसके कारण मैनुअल स्कैवेंजिंग होती है, ये तमिलनाडु के अंदर एक स्टडी से पता चला था। ये भी थोड़ा सा आज डिटेल में कवर करते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में। देन फ्रीक्वेंट आउटब्रेक्स हुए थे, अभी थोड़ा सा हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये मतलब बर्ड फ्लू के बारे में ना, तो बर्ड फ्लू पहले भी न्यूज़ में आता रहता है, एंड इसमें ना एक 2015 का क्वेश्चन भी आया था। उसमें यही ऑप्शन आए थे कि एड्स और बर्ड फ्लू एंड डेंगी, स्वाइन फ्लू वगैरह जो सब होते हैं। क्वेश्चन ये था कि H1N1 जो होता है ना, कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलता है, तो इनमें से किस में होता है? तो H1N1 जो होता है वो तो एक्चुअली स्वाइन फ्लू का होता है। ऑलराइट, तो WHO ने डिक्लेयर किया था उस टाइम पर कि ये ग्लोबल पैंडमिक था 2009 में। H1N1 ग्लोबल पैंडमिक था, ये भूलना नहीं है आप लोगों को। तो वैसे जो स्वाइन फ्लू होता है उसमें वही मतलब फीवर हो जाता है, खांसी वगैरह आएगी, है ना। अब जो थोड़ा सा बर्ड फ्लू के बारे में देख लेते हैं, यहाँ पर ही मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये जो कुछ एक्सप्लेनेशंस मैं इसमें ऐड कर दूंगा बाद में PDF के अंदर ही। तो बर्ड फ्लू बेसिकली उसको हम लोग एवियन इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं। अभी जो न्यूज़ है वो बता रहे हैं कि ऐसे 5 आउटब्रेक्स देखे जा चुके हैं केरला के अंदर, और वहाँ पर रामसर साइट्स वगैरह जो है ना उसमें काफ़ी कुछ देखने को मिला था। कह रहे हैं 80% जो डक की पॉपुलेशन है, बतख वगैरह, आप फोटो में देख रहे हो बतख, इनको काफ़ी खतरा है। तो एवियन इन्फ्लुएंजा बेसिकली बर्ड फ्लू ही होता है, उसको हम लोग इन्फ्लुएंजा बोलते हैं क्योंकि एक जो वायरस होता है ना वो बर्ड्स के द्वारा, द इन्फ्लुएंजा इज कॉज्ड बाय द वायरसेस विच इज़ अडेप्टेड टू बर्ड्स। तो मोस्टली जो एवियन इन्फ्लुएंजा का वायरस होता है ना वो ह्यूमन बींग्स को इम्पैक्ट नहीं करता, हालांकि उसके भी कुछ वर्जन्स होते हैं। जैसे कि एक उसमें होता है AH5N1 और दूसरा होता है AH7N9। इनके कारण ह्यूमन बींग्स में भी इन्फेक्शन हो जाते हैं। वैसे जो हमारा बर्ड का जो ये बर्ड फ्लू होता है विच इज़ लाइक H5N1 जो होता है ना, बर्ड फ्लू होता है, इसके प्रति हमारे पास कोई, इसके अगेंस्ट में कोई वैक्सीन भी नहीं है। तो अगर इसके हम और सब टाइप्स देखते हैं तो पहली बार 1997 में ऐसा ज़रूर पाया गया था कि ह्यूमन बींग्स के ऊपर भी बर्ड फ्लू का इम्पैक्ट देखने को मिला था। इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं फिर, और जनरली जो हमारा कुछ स्पेकुलेशंस ये भी किए जाते हैं कि जो ओरिजिन हुआ था ना हमारे SARS-CoV-2 का, उसके कारण ये एनिमल और बर्ड बॉर्न डिजीज़ का इम्पैक्ट बढ़ गया था। ह्यूमन बींग्स में कैसे फैल सकता है, क्योंकि बहुत तरह के सब टाइप्स और सब स्ट्रेन्स भी होते हैं ना एवियन इन्फ्लुएंजा के, जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड मिलते हैं हमको।
कुछ के कारण डेथ हो सकती है ह्यूमन बींग्स की भी, कुछ के कारण। तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो सकता है अगर कुछ इंटीमेट रिलेशन वगैरह हो या कांस्टेंट फिजिकल कांटेक्ट रहेगा। हालांकि बहुत रेयर है ये वाला जो इन्फेक्शन होता है, और ऐसे केस में मतलब 60% के आसपास ही चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के, और बहुत ही कम चांस होते हैं फेटेलिटी के। तो कैसे हम लोग उसको थ्रेट को कंट्रोल वगैरह कैसे कर सकते हैं? एक तो जो हमारी ये पोल्ट्री इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती है ना, इनके आसपास में हम लोगों को सैनिटेशन हाइजीन वगैरह का कॉन्सेप्ट होता है। इसके लिए हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री यानी डेयरिंग वाला है ना, उन्होंने भी इसको काफ़ी रूल्स वगैरह बना रखे हैं। उनकी चेक्स करना, टेस्टिंग करते रहना बार बार, एंड अर्ली डिटेक्शन करना, आइडेंटिफाई करना उसके सब टाइप्स तो नहीं हो रहे हैं, पब्लिक हेल्थ मैसेज भेजना, कोई रूमर वगैरह होते हैं उनको हैंडल करना। देन मूविंग अहेड फर्दर, ये हम लोगों ने भी पढ़ लिया ना ये वाला कि PAFF को डिक्लेयर कर दिया गया UAPA के द्वारा। तो ये डिटेल में भी गिवन है UAPA का, ये हम लोगों ने वन लाइनर में कवर कर लिया था। देन आज संडे का न्यूज़पेपर है ना, तो काफ़ी कुछ इसमें नहीं है डिटेल के अंदर। असम का जो दीपोर बील है ना, उसमें अबव द गार्बेज माउंट सर्वे शोज मोर बर्ड्स इन दी वेटलैंड्स। अब ये रामसर का टॉपिक है। जब ये PDF आपको मिलेगी ना, मैं रामसर साइट्स के मैप अटैच कर दूंगा। रामसर साइट्स एज ऑफ 2023 अभी राइट नाउ हमारे पास इंडिया में 75 रामसर साइट्स हैं। तो दीपोर बील जो है ना, ये एक रामसर साइट है, और ये मतलब जो अपना वो है, क्या कहते हैं इसको असम की ओनली रामसर साइट है ये। तो ऐसा पहले भी हुआ था, दीपोर बील जो थी ना, ये पहले भी न्यूज़ में था। हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड मतलब फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने कहा था कि जो दीपोर बील की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, इसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया था। और एक चीज़ और, अगर हम लोग असम की बात कर रहे हैं तो आप लोगों को याद दिला दूं, हालांकि असम बहुत न्यूज़ में रहता है और काजीरंगा नेशनल पार्क वगैरह कई बार मल्टीपल टाइम रिपीट हुए हैं। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो था ना हमारा, ये पहला ऐसा कंट्री का बन गया था जिसने सैटेलाइट फ़ोन यूज़ किए थे। और बेसिकली जो देहिंग पटकाई, रायमोना वगैरह थे, इन सबको बाद में नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। बट काजीरंगा जो था पहला नेशनल पार्क था जहाँ पर सैटेलाइट फ़ोन्स का इस्तेमाल कंट्री में किया गया था। अब ये अगर दीपोर बील की बात करते हैं ना, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा पंछी बैठे हुए हैं, ये इसकी शेडोज़ आ रही हैं। ये एक लेक है, ऑलराइट। तो एंड ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है हमारे असम का, और ये स्टेट की ओनली रामसर साइट है जो कि बिसाइड्स बीइंग एन इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया, IBAP बोलते हैं हम लोग इसको, इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है। ये कौन डिक्लेयर करता है? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। ये भी एग्जाम में आपका पहले पूछा जा चुका है। तो गुवाहाटी सिटी के पास में है ये, और इसमें जो वाटर चैनल जो होता है ना, वो ब्रह्मपुत्रा से आता है पानी यहाँ पर जनरली। एंड इंपॉर्टेंस ये होती है कि सिंस ये बहुत ही यूनिक हैबिटेट है एक्वेटिक फ्लोरा के लिए, एवियन फौना के लिए, एंड उसके अलावा बायोलॉजिकल और एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस तो होती ही है। बहुत सारा जो स्टॉर्म वाटर वगैरह होता है उसका स्टोरेज बेसिन बन जाता है, वहाँ की लोकल फैमिलीज़ के लिए भी एक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है। एंड कंसर्न ये होता है क्योंकि इसका पानी जो है ना काफ़ी टॉक्सिक बन गया है। सोर्स अबव गार्बेज माउंट्स, ऑलराइट, इसका पानी काफ़ी टॉक्सिक बन गया है। बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स हैं, इनका नुकसान हो चुका है। एलिफेंट जो होते हैं ना, वो इसके आसपास की जो घास वगैरह होता है उन पर फीड करते हैं। तो काफ़ी डेकेड्स से ही ना यहाँ पर रेलवे ट्रैक के द्वारा भी इसको काफ़ी थ्रेट है, क्योंकि वहाँ के आसपास की रेलवेज़ का इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया था। गार्बेज की डंपिंग बहुत होती है, एनक्रोचमेंट किया जाता है। तो ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं। अदरवाइज़ रामसर साइट्स के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो रामसर साइट्स का कन्वेंशन है जो कि इंटरनेशनल ट्रीटी है। यहाँ पर अगर हमने UPSC के प्रीलिम्स में देखोगे, आई थिंक 3 से 4 बार रामसर के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। मैं जो PDF आपको मिलेगी ना, उसमें एक मैप्स अटैच कर दूंगा जो 75 साइट्स के, उनको पढ़ लीजिएगा, लेटेस्ट मैप। एक एक साइट आप मैप पे प्रैक्टिस करना। यू विल बी एबल टू सॉल्व अराउंड 2 क्वेश्चंस इन योर एग्जाम जस्ट बाय सॉल्विंग दैट मैप। उनको मार्क कर लेना, आपको एग्जाम में कुछ ना कुछ क्लिक करेगा पक्का। ऐसा हर बार होता है कि रामसर साइट से, बायोस्फीयर साइट से, नेशनल पार्क से 2 से 3 क्वेश्चन आपके बहुत ईजिली हो जाते हैं। और अभी 2 फरवरी यानी कि आने वाले महीने के अंदर हमारा जो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे होता है, तब भी इस टॉपिक को हम लोग करेंगे। तो रामसर जो एक नाम है ना, बेसिकली ईरान में एक जगह है, तो वहाँ पर एक कन्वेंशन साइन किया गया था, वहाँ से उसका नाम बनता है रामसर कन्वेंशन। ये जो वेटलैंड्स होते हैं ना, वेटलैंड मतलब क्या? ऐसी ज़मीन जहाँ पर थोड़ा पानी वगैरह हो, मॉइस्चर वगैरह, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जब भी कोई कंट्री इस कन्वेंशन को एक्सीड करती है ना, तो उनको एक ना एक वेटलैंड को डिक्लेयर करना पड़ता है एज वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस। इंडिया के अंदर मैक्सिमम जो ये वेटलैंड्स हैं ना, ये हमारे तमिलनाडु के अंदर आते हैं। आई थिंक अराउंड 14 के आसपास हैं तमिलनाडु में मैक्सिमम वेटलैंड्स हैं। मूविंग ऑन फर्दर, जो हमारे पास कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि सबसे पहले आता है फ्लोटिंग सोलर पावर कैन हेल्प जनरेट मोर इलेक्ट्रिसिटी। ये आपको एग्जाम्पल का इस्तेमाल करना है 110%। इनको बोलते हैं फ्लोट
वोलेटिक्स। तो कहते हैं कि कवरिंग 10% ऑफ द वर्ल्ड्स हाइड्रो पावर रिजर्वेयर्स विद फ्लोट वोलेटिक्स। इसके कारण हमारी जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी हो जाएगी ना, इट विल बी इक्विवेलेंट टू दैट प्रोवाइडेड बाय ऑल द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग फॉसिल फ्यूल प्लांट्स। कह रहे हैं कि अगर हमारे जो भी हाइड्रो पावर के रिजर्वेयर्स होते हैं, हाइड्रो पावर रिजर्वेयर्स मतलब क्या, डैम, एक नदी बह रही होती है, नदी के बीच में डैम बना दिया जाता है, फिर यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, एक रिजर्वेयर की तरह बन जाता है, फिर ये जब प्रेशर से नीचे निकलता है तो डायनेमोस वगैरह पे फॉल करता है, वो रोटेट करते हैं। तो ये हमारा हाइड्रो पावर का कॉन्सेप्ट होता है। वो कह रहे हैं कि अगर सिर्फ 10% भी हमारे जो रिजर्वेयर्स होते हैं ना, उसमें हम लोग ये फ्लोट वोल्टेक्स लगा देंगे ना, तो जितनी भी हमारी फॉसिल फ्यूल प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है ना, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेट कर पाएंगे। कारण क्या है ना, फ्लोटिंग सोलर पैनल का बेनिफिट क्या मिलता है, एक तो नीचे पानी होता है तो उसका जो कूलिंग इफेक्ट होता है ना, तो इनको काफ़ी एफिशिएंट बना देता है इन कंपैरिजन टू जो लैंड बेस्ड होते हैं उनसे बेहतर। फिर जो अगर हम इनको डेजर्ट में लगाते हैं, हमारा कहने का मतलब होता है ना कि डेजर्ट में लगा दो। राजस्थान जो है ना हमारे इंडिया के अंदर, वहाँ पर सोलर पैनल की जो कैपेसिटी है ना वो मैक्सिमम है इंडिया में। तो कह रहे हैं कि अगर इसको डेजर्ट में लगाते हैं तो डेजर्ट के इकोसिस्टम को डिस्टर्ब भी करता है, बट अगर पानी पे लगा दोगे ना ऐसे तैरता हुआ, तो पानी के इकोसिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करेगा। दूसरा बेनिफिट क्या है, पानी जो उस पर से इवेपोरेट हो रहा होता था ना, फ्रेश वाटर, उसको रोक लेगा ये। अब देखो फ्रेश वाटर के अंदर और क्या दिक्कत होती है, हम लोग एक इस टॉपिक में भी कवर करेंगे। ऑलराइट, फिर और क्या हो सकता है, जो रिजर्वेयर्स होते हैं ये आर्टिफिशियल के इकोसिस्टम होते हैं, लेकिन इसके कारण वाइल्ड लाइफ को बहुत सारा हैबिटेट भी मिलता है। नदी बहरी होती है, उसके कारण ब्रिज, हम लोग यहाँ पर बीच में डैम लगा देते हैं, फिर ये एक रिजर्वेयर बन जाता है पानी का। तो वो एक है तो आर्टिफिशियल चीज़, लेकिन इस साइड की आसपास की जो वाइल्ड लाइफ होती है ना, वो भी वहाँ से थ्राइव करना स्टार्ट कर देती है। वहाँ पर जानवर भी आ जाते हैं, वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बेहतर भी हो जाती है, तो बेनिफिट भी होते हैं इन चीज़ों के। तो ये एग्जाम्पल है, PDF में आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। एक और है, न्यू स्ट्रक्चर टू हार्वेस्ट द अनटैप्ड सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। ये बड़ी कमाल की चीज़ है। अब आपको पता है कि समंदर में बहुत सारा पानी होता है, मोस्टली पानी जो होता है सॉल्टी होता है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स वगैरह होते हैं, वो डायरेक्टली पोर्टेबल नहीं होता, कंज्यूमेबल नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि ये जो फ्रेश वाटर होता है ना समंदर में कैसे हो सकता है, ऐसे कुछ 14 लोकेशंस हैं जो वाटर स्ट्रेस्ड हैं, उनको आइडेंटिफाई किया गया है, और कोशिश है कि हम लोग वाटर वेपर को कैप्चर करेंगे। कहने का अर्थ है कि समंदर के जो पानी होता है उसका सरफेस एरिया बहुत ओपन होता है, वहाँ पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है ना, सनलाइट पड़ती है, तो पानी इवेपोरेट करता है। वो कह रहे थे अगर हम उस इवेपोरेशन को ट्रैप कर लें किसी तरीके से, हम लोग कुछ सा शेड वगैरह लगा दें, वहाँ पर वो ड्रॉपलेट्स बन जाएँ, उनको हम लोग किसी तरीके से ट्रैप कर लें, देन वी कैन हैव एन अपॉर्चुनिटी कि हम लोग फ्रेश वाटर को यूज़ कर पाएंगे। सब बहुत सारा फ्रेश वाटर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो एक नया स्ट्रक्चर टू हार्वेस्ट द अनटैप्ड सोर्स, ये फ्रेश वाटर का। अभी किसी ने बहुत सालों पहले, मैंने ये चीज़ पढ़ी हुई है, किसी ने बहुत सालों पहले, मुझे याद है बचपन में हम लोग जब हमारे उस समय पर दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर आया करता था, तब एक अब उस ज़माने में कोई ऐसे जैसे अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ न्यूज़पेपर इस तरीके से नहीं पढ़ते थे, जस्ट देख लिया था। बट सडनली मैंने ये अभी जब हाईलाइट किया तो मुझे याद है कि आई हैव रेड अबाउट दिस थिंग, कि ओशियन वाटर में हम लोग कुछ ऐसी चीज़ लगा सकते हैं। उसमें उस बंदे ने बताया था आप एक पॉन्ड टाइप का बनाओ, उसके अंदर ना पानी के ना बॉईल करने के लिए रॉड्स वगैरह लगा दो, हैवी रॉड्स इलेक्ट्रिसिटी के, और वो पानी जब इवेपोरेट करेगा, पानी बॉईल करेगा ना, ऊपर उसमें शेड लगा दो एक, उस शेड के अंदर वो ड्रॉपलेट्स वाटर का जो मतलब वेपर से ड्रॉपलेट्स इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे आपका रूम है ना, मान लो रूम है, एग्जाम्पल समझो, रूम के अंदर आपका जो फर्श है ना, उस पर पूरे पे पानी है वो, ठीक है। अब जो आपकी रूम की सीलिंग है जहाँ पर पंखा लगा होता है, वहाँ पर छत के ऊपर की साइड, बाहर की तरफ छत पे ऊपर का सरफेस ठंडा कर दो, आइस लगा दो या ऊपर पानी लगा दो। तो नीचे जब रूम में फर्श के ऊपर जो पानी बॉईल करेगा ना, या तो सनलाइट से करे या फिर आप उसमें पानी में कुछ रॉड्स वगैरह लगा दो, जब वो रूम की फर्श पे पानी बॉईल करेगा तो रूम की सीलिंग पे पंखे के पास जाकर वो डिपॉजिट हो जाएंगे वेपर्स, वो ड्रॉपलेट्स में बन जाएंगे, क्योंकि छत ऊपर की साइड से ठंडी है। कंडेंसेशन का तो समझते होंगे ना आप लोगों ने, वाटर साइकिल पढ़ा होगा। अब वो जो ड्रॉपलेट छत की सीलिंग के ऊपर इकट्ठी हो गई ना, तो छत को थोड़ा सा टेढ़ा कर दो हल्का सा, तो वो सारी बह करके एक कॉर्नर में इकट्ठी हो जाएंगी, उसको आप लोग कलेक्ट कर सकते हो। तो एक पर्सन ने ये इन्वेंटिव आइडिया बताया था, मुझे ये सडनली याद आ गया था कि इस तरीके से आप लोग ओशन में अगर स्ट्रक्चर को बड़ा कर दोगे ना, तो आपके पास अनलिमिटेड सोर्स बन जाएगा फ्रेश वाटर का। पर उसका नुकसान पता है क्या होगा, जब इतना सारा वाटर वेपर जो होगा ना वो इवेपोरेट कर रहा होगा, तो नीचे जो पानी में सॉल्ट्स वगैरह होंगे ना, वो एक रीजन के ऊपर इंक्रीज हो जाएंगे, एक पर्टिकुलर एरिया में मिनरल्स वगैरह, तो वहाँ से वो एक्वेटिक इकोसिस्टम को डिस्टर्ब भी करेगा। तो आपको एज एन फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर आपको दोनों साइड्स पता होनी चाहिए। फिर ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, IISER का पुणे का एक नया मटेरियल है जिसके कारण हम लोग वाटर से पॉल्यूटेंट्स निकाल सकते हैं। अब उन्होंने बड़ी कमाल की चीज़ें बताई है। एक तो आपको सॉर्बेंट मटेरियल पता होना चाहिए। सॉर्बेंट मतलब जैसे आपके रूम के अंदर ना आप लोग घर में पोछा वगैरह मारते हो है ना, वाइपर लगाते हो, तो एक तरीके से वो सॉर्बेंट मटेरियल होता है, यानी कि वो पानी को पूरा का पूरा एब्जॉर्ब करके और शिफ्ट कर देता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अब उसके अंदर ना
बेसिकली पॉल्यूटेंट्स वगैरह भी आ जाते हैं साथ में सारे के सारे। अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे ये गंगा का पानी हो गया, यमुना का पानी हो गया, इसके अंदर इन्होंने एक स्पॉन्ज जैसा एक मटेरियल बनाया जिसको उन्होंने नाम दिया है IVOFM, एंड इसको बोला था इन्होंने वाइलोजन यूनिट, क्या लिखा हुआ है ये मैं खुद ही भूल जाता हूँ, देखो जस्ट अ सेकेंड। हाँ, इन्होंने इसको नाम दिया है वाइलोजन यूनिट ग्राफ्टेड ऑर्गेनिक फ्रेमर IVOFM। ये यूज़ करना है आपको एग्जाम में। वाटर वाले टॉपिक्स हर बार आते हैं, GS1 में भी आता है, कभी कभी 2 में टच कर देता है थोड़ा सा, 3 में तो कर नहीं करता, बस 1 में चांसेस ज़्यादा होते हैं, वहाँ यूज़ कर सकते हैं आप लोग। तो वाटर का कंटेमिनेशन जो होता है ना वर्ल्ड में बहुत बड़ा कॉज है, इसके अंदर डेथ बहुत सारी होती है। तो पुणे के अंदर हमारा IISCR ने एक ऐसा सब्सटेंस बना दिया IUFM। अब इसको आप वाटर पॉल्यूटेड वाटर में डालोगे तो स्पॉन्ज की तरह है। वो क्या करता है ना, उसमें ना इसमें ना एक इलेक्ट्रोस्टैटिक ड्रिवन एक आयन एक्सचेंज होता है, उसके कारण वो बहुत सारे तरह के पॉल्यूटेंट्स को सक कर लेता है। इसमें बहुत फास्ट डिफ्यूजन होता है पॉल्यूटेंट्स का, और ऐसा पाया गया था कि 93 के आसपास ही इनऑर्गेनिक जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं ना उनको 30 सेकंड्स में अब्जॉर्ब कर लेता है ये। तो अल्ट्रा फास्ट रिमूवल होता है सल्फा डाइमेथॉक्सिन एंटीबायोटिक का भी। ये कीवर्ड्स ना आपको याद रखने पड़ेंगे। एक और यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कार्सिनोजेनिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं पानी में। कार्सिनोजेनिक मतलब जिनके कारण कैंसर होता है। इसने कुछ एग्जाम्पल दिए थे, कुछ ऑर्गेनिक कौन से होते हैं जिनके कारण होता है, तो ऑर्गेनिक डाइज होती हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं और पेस्टिसाइड्स होते हैं, एज वेल एज कुछ इनऑर्गेनिक टॉक्सिकेंट्स पॉल्यूशंस होती हैं, जैसे आयोडाइड हो गया, ऑक्सोपोल्टेंट्स हो गया, लाइक पैरानेट। अब ये नाम आपको याद करना है क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो उन्होंने इसी के बारे में बात की थी कि स्पॉन्ज लाइफ उसमें सिलिकॉन के नैनो पार्टिकल्स, सिलिका नैनो पार्टिकल कह रहा हूँ, नैनो पार्टिकल्स हैं वो, उनका इस्तेमाल किया गया। तो ये बड़ी कमाल की चीज़ है वाटर पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए। बस आई थिंक नीचे का तो और कोई है नहीं न्यूज़ वगैरह, क्योंकि संडे है ना तो ज़्यादा न्यूज़ आई नहीं है। बाकी पूरा अभी इसमें क्या याद करोगे आप, ये तो कुछ है ही नहीं आपका काम का। ये हम लोग कवर करेंगे एस्केलेशन ऑफ द इंडिया चाइना बॉर्डर, बट आज नहीं, नेक्स्ट टाइम कवर करूँगा मैं इसको, 2-3 दिन में कवर करेंगे। तो ये बड़ा ही अच्छा उन्होंने मैप करके दिखाया था कि इंडिया में कहाँ एस्केलेशन हुआ था इंडिया चाइना का। अक्टूबर 2021 में इस रीजन में हुआ था, दिसंबर 2022 में। तो ये मैं पूरा डिटेल में कवर करूँगा, बट आज नहीं। तो आज के ये वाले टॉपिक्स हमारे इतने ही थे हम लोगों ने। अच्छा वो भी रह गया ना, मैनुअल स्कैवेंजिंग करना है हमें अभी, और क्या करना था, एक तो वो करना था, क्या कहते हैं, सिटीजनशिप एक्ट वाला। ठीक है, ये करते हैं अभी। अब टॉपिक है हमारे पास कि तमिलनाडु के अंदर एक स्टडी से पता चला था कि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग होती है ना, मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब क्या होता है कि ये जो हमारे कहते हैं इनको गटर वगैरह जो होते हैं, सीवेज के जो ये मैन होल्स वगैरह होते हैं ना, इसमें अब उसको पता है इसका नाम भी जो था ना मैन होल रखा गया था। इवन ये जो टर्मिनोलॉजी भी दी गई थी ना, ये भी बहुत, इसके ऊपर भी क्वेश्चन रेज किए गए थे। तो उसमें इस तरीके से इंसान को ना ऐसे मैनुअली इसके अंदर भेजा था कि सफाई करने के लिए। इसमें बहुत सारी डेथ भी हुई है इंडिया में। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग बेसिकली रिमूव करना ह्यूमन एक्सक्रीटमेंट को फ्रॉम द पब्लिक स्ट्रीट्स, ड्राई लेटरिन्स वगैरह से, सेप्टिक टैंक्स को क्लीन करना, गटर्स को, सीवर्स को। अब ये मैनुअल स्कैवेंजिंग इतनी प्रेवलेंट क्यों, क्योंकि इन डिफरेंट एटीट्यूड है ना, और ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा थोड़ा रिलेक्टेंट सा एटीट्यूड था, उन्होंने इसके ऊपर काम नहीं किया। तो बहुत सारे इंडिपेंडेंट सर्वेस किए गए थे, पता चला था कि सरकार की नज़रों के सामने ये प्रैक्टिस लगातार चल रही है। और इश्यूज़ हैं ड्यू टू आउटसोर्सिंग। तो कभी कभी क्या होता है ना कि सेप्टिक टैंक से क्लियरेंस के लिए ना लोकल बॉडीज़ को बोला जाता है कि आप आउटसोर्स करो क्लीनिंग का टास्क जो होता है, तो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को लेके आओ, वो सफाई करेंगे। तो रातों रात उनको बुलाया जाता है ना, उनका कोई प्रॉपर सैनिटेशन वर्कर्स का कोई रोल तो होता नहीं, कोई लिस्ट तो होती नहीं है। तो इन केस कभी कभी ऐसा भी होता है कि वर्कर जो था ना उसकी डेथ हो जाती थी घुटन के कारण, और ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ये बोल देते थे कि हमारा कोई एसोसिएशन था ही नहीं उस मरने वाले व्यक्ति के साथ, क्योंकि वो प्राइवेट थे। सोशल इश्यूज़ क्या होते हैं, कास्ट का इशू होता है। जनरली ऐसा देखा गया था कि जो दलित होते हैं ना उनको इस पर्टिकुलर काम के लिए कंसिडर किया जाता है। तो क्लास और इनकम डिवाइड्स के कारण ये इशू बहुत रहता है। फिर ये हमारे इंडियन कास्ट सिस्टम के साथ ड्रिवन होता है। 1993 में इंडिया ने मैनुअल स्कैवेंजर्स को बैन कर दिया था। उस समय हमारा एक एक्ट आया था 1993 में, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेटरिन्स प्रोहिबिशन एक्ट। तो अब इसके कारण हुआ ये था कि इनके लाइवलीहुड्स के ऊपर प्रॉब्लम आ गई थी, इन लोगों को दूसरा कोई काम नहीं मिल रहा था। तो गवर्नमेंट ने इस तरह की चीज़ को हैंडल करने के लिए और क्या स्टेप्स लिए थे, 2020 के अंदर उसने इसमें अमेंड किया था। उन्होंने प्रपोज किया था कि कंप्लीटली मैकेनाइज कर दो, यानी कि सीवर की क्लीनिंग को मशीनों से किया जाएगा। और उसके अलावा उन्होंने इसमें, हालांकि इसमें अभी तक कैबिनेट का अप्रूवल नहीं आया था, इसमें अमेंडमेंट किया गया था इस एक्ट के अंदर, क्योंकि डेथ्स बहुत सारी हो रही थी। तो 2013 का प्रोहिबिशन जो एक्ट था ना, उसमें उन्होंने कहा था कि 1993 के एक्ट के अंदर जो की कंपैरिजन में जो उसके 20 साल बाद आया था 2013 का एक्ट, इट गोज बियॉन्ड द प्रोहिबिशन ऑफ ड्राई लेटरिन्स एंड जो भी पुराने थे इनसैनिटरी लेटरिन्स वगैरह थे, ओपन ड्रेन्स, उनकी क्लीनिंग वगैरह को और फर्दर प्रोविजंस ऐड किए गए थे। 2013 में हमारा बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इनसैनिटरी लेटरिन्स का एक्ट भी आया था। प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट जो हमारा है ही 1989 का, SC ST वगैरह का है।
सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज था 2020 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के द्वारा, तो गवर्नमेंट ने इसमें कोशिश की थी कि सीवर क्लीनिंग को पूरा का पूरा मैकेनाइज कर दिया जाए। स्वच्छता अभियान की ऐप भी थी, इसमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जियो टैग लगाना पड़ेगा जो भी हमारे इनसैनिटरी लेटरिन्स वगैरह थे, और जहाँ पर भी आप कभी इसमें जो मैनुअल स्कैवेंजर्स को मतलब देखते हो तो उसको रिप्लेस किया जाएगा सैनिटरी लेटरिन्स के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में जजमेंट भी दिया था, उन्होंने मैंडेटरी कर दिया था गवर्नमेंट के लिए कि उन सबको आइडेंटिफाई करो जिनकी भी सीवेज वर्क में डेथ हुई है 1993 से, और 10 लाख रुपए तक हर एक की फैमिली को कंपनसेशन दिया जाएगा। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को एम्पावर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ये हमारे 15th फाइनेंस कमीशन ने कहा भी था स्मार्ट सिटीज़ के लिए फंड वगैरह एलोकेट करने के लिए कि जो प्रॉब्लम है मैनुअल स्कैवेंजिंग को, इसको एड्रेस किया जाए। सोशल सेंसिटाइजेशन, समाज में लोगों को ज़्यादा जागरूक करना पड़ेगा, एंड स्टेट एंड सोसाइटी दोनों को इसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा क्योंकि एक्टिव इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है, यानी कि पॉलिटिकल विल बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में। टॉपिक है हमारे पास, होम मिनिस्ट्री ने अगले 6 महीने का एक्सटेंशन मांगा है सिटीजनशिप के एक्ट रूल्स के लिए, एक्ट फ्रेम करने के लिए। अभी 7th टाइम ऐसा एक्सटेंशन मांगा गया था। 2019 में एक्ट आया था, आप लोगों को पता ही होगा कि 2019 में काफ़ी सारी चीज़ें बड़ी आई थी। एक तो 2019 में न्यू गवर्नमेंट आई थी, उसके बाद 370 का रिपील करना, फिर बाबरी मस्जिद राम मंदिर वाला एक्ट आया था, और CAA को इंट्रोड्यूस किया गया था, और दिसंबर के आसपास ही कोरोना भी आ गया था। तो 2019 तो मतलब काफ़ी ज़बरदस्त था इंडिया के लिए, और CAA के कारण इंडिया के अंदर काफ़ी शोर शराबा हुआ था। CAA क्या था ना, सिटीजनशिप को लेकर के ना कि 6 रिलीजन्स हैं जो कि अनडॉक्यूमेंटेड नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ के हैं, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन। जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 कंट्रीज़ से इंडिया में अगर ये इस रिलीजन के लोग जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे और वो इन रिलीजन से बिलोंग करते थे, अगर ये 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में आ गए थे ना, तो इनको सिटीजनशिप दी जाएगी। इसके लिए एक एक्ट लाया गया था। तो इन्होंने कुछ एग्जाम्पशन भी दिए थे, यानी कि वो मेंबर्स जो 6 कम्युनिटीज़ के हैं, इनका कोई क्रिमिनल केस होता है अगर फॉरेनर्स एक्ट में और पासपोर्ट एक्ट में, तो उनको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। कंसर्न क्या थे, उन्होंने कहा था कि आपने पर्टिकुलर कम्युनिटी को डायरेक्ट मतलब टारगेट किया है, और इसके कारण NRC की भी बात की जा रही थी उस टाइम पर कि किस तरीके से जो नॉन मुस्लिम्स थे उनको फर्दर इसमें रजिस्टर में ऐड किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी इशू हो गया था असम अकॉर्ड को लेकर के, एंड एस्टिमेट किया जा रहा था कि इंडिया के अंदर तकरीबन उस रीजन में असम में 20 मिलियन के आसपास इलीगल माइग्रेंट्स आए थे, और वो मतलब इलीगल तरीके से इंडिया में आ गए थे, और उनको निकालना ज़रूरी है। फंडामेंटल राइट्स का अगेंस्ट होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात की थी आर्टिकल 14 की, राइट टू इक्वालिटी की। ये डिस्क्रिमिनेटिव था नेचर में लेकर के, क्योंकि उन्होंने कहा था कि तमिल्स जो थे ना श्रीलंका के और म्यांमार के जो हिंदू रोहिंग्याज हैं उनको कवर नहीं किया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ी डिफिकल्टी थी ये डिफरेंशिएट कर पाना कि भाई कौन इलीगल है कौन नहीं है। बायलैटरल टाइज को नुकसान पहुंचा था इंडिया बांग्लादेश का, खास करके। अफगानिस्तान पाकिस्तान की दिक्कत तो नहीं थी, इंडिया बांग्लादेश की ज़्यादा दिक्कत थी। प्रॉब्लम है कि इंडिया की सिविलाइजेशन वैसे बहुत हमेशा से रिच रही है ना, तो हम लोग कैसे इसमें बैलेंस क्रिएट करेंगे। रिलीजन में भी बैलेंस क्रिएट करना है, फंडामेंटल राइट्स में भी देना है, और वेलफेयर पे भी काम करने की ज़रूरत है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को जितने भी हो सकते जल्दी से ट्रांसपेरेंट रूल्स बनाने की ज़रूरत है, एंड जो भी अप्रीहेंशंस थी जिसमें सोसाइटी में काफ़ी अप्रोर देखने को मिला था, उसको हैंडल करने की ज़रूरत है। तो ये सारे थे हमारे टॉपिक्स, एंड वी हैव कवर्ड देम। एथिक्स का हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हैं 2013 का। एक्चुअली मैंने अभी के लिए राइट नाउ स्किप कर रहा हूँ। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में तो बोल दिया था कि हम लोग आज से केस स्टडीज़ करेंगे, बट मैं इसको थोड़ा सा भी स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया है। आई हैव टू लीव राइट नाउ। तो ये हम लोग कल से करेंगे। 9 जनवरी को आप लोगों को 2 केस स्टडीज़ मिल जाएंगी डिटेल में, एंड क्योंकि ये वीडियो भी अपलोड करनी है, क्योंकि अभी मेरे को निकलना पड़ेगा जल्दी से, और अगर मैं रास्ते में रिकॉर्ड कर नहीं सकता तो जितना हो गया है मैं इसको रिकॉर्ड करके सेव कर देता हूँ। कल मैं पक्का ये केस स्टडी स्टार्ट कर दूंगा। मैं डिले नहीं कर रहा हूँ, जस्ट कि कुछ इंपॉर्टेंट आ गया था, और ये वीडियो आपको तकरीबन 7 साढ़े 7 तक मुझे पहुँचानी, 8 बजे से पहले का मेरा को एम था, इसलिए। चलो, थैंक यू वेरी मच, एंड कल करते हैं बाकी चीज़ें।